हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी लाइफ आप लोगों की बदल देगी ये वीडियो, ठीक है। अगर आपका सपना है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 600 में 500 नंबर लाने का, तो बिल्कुल ये आसान है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम देने से पहले इसको एक बार तो देख ही लेना है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। देखो, 2022 के हर एक दो दो पेपर लिया हूं। जैसे विज्ञान का देखो 2 पेपर हमने लिया है। इसी तरह देखो हिंदी का भी हमने 2 पेपर लिया, अलग अलग कोड का लिया है, ठीक है। इसी प्रकार देखो सामाजिक विज्ञान का भी हमने 2 पेपर लिया है। और यहाँ पे देख लो गणित का भी लिया है। और साथ ही साथ हमने अंग्रेजी का भी लिया है। अंग्रेजी की बात अगर मैं बात करूं तो चित्रकला का भी हमने 2 पेपर ले रखा है, ठीक है। अब इन सब का हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस, हम लोग देखने वाले हैं सोल्यूशन, पूरा का पूरा हम लोग। देखिए, जैसे ही आप लोग दो दो पेपर जैसे ही देखोगे, आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कैसा पूछता है एग्जाम में। देखिए मात्र 20-20 टॉपिक है सब में। 20-20 टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, पूरा का पूरा 500 नंबर तो फिक्स हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को भारी लगता है क्योंकि आप लोग जानते नहीं हो कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। ये जो टारगेट आप लोगों का 95% का पूरा का पूरा अचीव करा दूंगा मैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, एनालिसिस देखना, सब कुछ सोल्यूशन में बताऊंगा। देखना कि क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादातर आए हैं और कितने नंबर के आते हैं। अब बस वही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, खुद मालूम चल जाएगा आपको देखने में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो सबसे पहले हम लोग विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस का पेपर का एनालिसिस करते हैं। इसी तरह हम लोग पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस चैप्टर से बनते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 824 BN जो कोड है इसको देखो। सबसे पहले वही 70 नंबर का पूर्णांक था, 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का टाइम था। इस बार बस अंतर यह है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। हालांकि क्वेश्चन सब वही रहेंगे, बस पेपर पैटर्न चेंज हुआ है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है बस। बाकी क्वेश्चन तो वही आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहले खंड क करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान समझना। खंड क में है पार्ट 1, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो बहुत बार करा चुका हूं, तो आंसर बता दो तुरंत कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इनमें से सभी। तो सिंपल आप जवाब दोगे कि सर इनमें से सभी तो ही होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन चौथा होगा। क्योंकि सबको मालूम है कि वक्रता त्रिज्या मीटर में भी नाप दोगे, सेंटीमीटर में भी नापोगे, मिलीमीटर में भी नापोगे। बस ऐसे ही प्रश्न तो बनते हैं एग्जाम में। देख लो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है यहाँ पे कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, ऑप्शन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, या सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, या दोनों माध्यम एक ही हो। मतलब आपको पूछा यह कि कोई एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें जो प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कब अधिक होगा। तो सिंपल आप आंसर दोगे पहला, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी ये कंडीशन होगा कि आपतन कोण का मान जो होगा, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। कब, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और देखो कितना आसान है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यहाँ पे यह है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बटे R का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला 1/4, ऑप्शन दूसरा 4, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 1/16। तो इसका राइट आंसर होगा 1/16। अब इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला में आप लोगों को बता दूंगा कि इस प्रकार लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है। ये हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि अगर कोई 4 टुकड़ा है, कोई एक प्रतिरोध है, उसको 4 टुकड़ों में अगर बराबर बराबर विभाजित कर दूंगा, अब प्रतिरोध अगर R डैश है तो अनुपात पूछा R डैश बटे R, ठीक है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक चेंज कर देगा एकदम। अनुपात याद रखना। देखो यहाँ पे पूछा हमको R डैश बटे R, तो आपको आंसर क्या रहा है, 1/16। वहां पे क्या करेगा कि इस अनुपात को ही चेंज कर देगा, पूछ देगा कि R बटे R डैश बताओ। तो उस समय आंसर आने लगेगा 16 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, मतलब आंसर आने लगेगा 16। याद रखना, ये हमेशा चेंज करता रहता है वैल्यू को। तो यह अनुपात रहेगा तो 1/16, और यह अनुपात रहेगा तो 16,
ठीक है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है आप लोगों का। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा किस में नापते हैं, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। तो रटा होना चाहिए ना कि विद्युत धारा मापन होता है मीटर से, किसे, अमीटर से नापते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो, अब यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब यहाँ से देखो दो दो नंबर के प्रश्न स्टार्ट हैं। क्या है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखिए, इन्हें रेखांकित चित्र भी बनाकर समझाइए। हमने आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि प्रकाश का परावर्तन कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो नियम होते हैं, उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, और आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर विलंब तीनों एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, और इसका चित्र द्वारा बनाओगे तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो याद रख लेना आप लोग। अगला मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कुछ आए चाहे ना आए, आप लोगों को एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल आपको प्रकाश से देखने को मिलेगा। जैसे न्यूमेरिकल दे दिया है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उसे 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, हालांकि मैं अभी नहीं सॉल्व करूंगा, इसको करूंगा तो समय लगेगा। मैं तो एनालिसिस करा रहा हूँ ना, करा दूंगा इसको। लेकिन देख लो कि प्रकाश से आप लोगों को न्यूमेरिकल आता है, और कौन सा न्यूमेरिकल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको लगाना ईमानदारी से घर पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर चाहते हो मेरी बात मानना, अगर चाहते हो अच्छे नंबर, तो जो जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, इसको जरूर नोट करना। ठीक है, और करके बताना कि मैंने कर दिया है। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता समझाइए। कह रहा है कि कोई एक उत्तल लेंस है, उसको हम आवर्धक लेंस में कैसे प्रयुक्त करेंगे, किरण आरेख। तो देखिए यहाँ पे किरण आरेख द्वारा आपको आता है। ठीक है, तो आपको देखिए लेंस और दर्पण, इन दोनों को आप लोगों को 6 कंडीशन आना चाहिए उसका, प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण आज ही जाके प्रैक्टिस कर लेना, दर्पण का और लेंस दोनों का। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करते रहो सारे प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहाँ से विद्युत के न्यूमेरिकल से आता है, और ये 4 नंबर के लिए आता है। देखो क्या है कि 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान जो होगा वो 4.5 ओम होगा और 1 ओम होगा। कह रहा है कि यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया है, उसको हम किस क्रम में संयोजित करेंगे कि उसका जब हम प्रतिरोध निकालें, तुल्य प्रतिरोध, तो एक तो 4.5 ओम आए और दूसरा 1 ओम आए, तो उस तरह आप लोगों को संयोजन आना चाहिए। ये प्रश्न करा चुका हूं मैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को संयोजन इस प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। मतलब विद्युत, कहने का मतलब क्या है कि विद्युत के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। 2 ही तो न्यूमेरिकल आता है, एक विद्युत से, एक प्रकाश से। अब पूरे रटे होने चाहिए। हालांकि मैं 1-1 घंटे की वीडियो में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, लेकिन समझ लो कि आता है, यही चीज तैयार करना है। देखिए कह रहा है कि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो आपने अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया, आप इसको कर सकते हो। क्या है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारक पर निर्भर करता है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टार मेरे साथ स्टार बनाओ, इसको नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से खोज कर इसको लर्न कर लेना कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किन कारकों पर निर्भर करता है, सबको मालूम है कि लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तो जानते हैं आप लोग, लेकिन इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखो यहाँ एक प्रश्न आपको तुरंत मालूम चल गया, दृष्टि दोष से। हमने कहा है कि दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोष, इस दोनों में से तो एक प्रश्न आना अनिवार्य है, फिक्स है। तो मालूम है तो याद कर लो क्या है, पढ़ लेते हैं प्रश्न को। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक पढ़ने के लिए किस फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बनाकर समझाइए। सिंपल है, मतलब दूरदृष्टि दोष वाला ही तो कंडीशन पूछा गया, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका निवारण बताइए। हमने बता चुका हूँ, या तो दूरदृष्टि दोष आएगा तो निकट दृष्टि दोष, निवारण सही 4 नंबर के लिए आता है। देखो आ गया, यही प्रश्न पढ़ना है आप लोगों को, यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप लोग घबराते बहुत ज्यादा हो, आप बस डेली 2-2 भी क्वेश्चन पढ़ते रहोगे ना, तो एग्जाम तक सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, फेल होगे ही नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है, देखो अब इसके बाद इसको स्टार बना लो, हमने तो बता ही रखा है। हालांकि 2 ऑप्शन दिया है कि इसको नहीं करोगे तो इसको कर लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण दर्शाइए। और ये कई बार मैं प्रश्न आप लोगों को इंपॉर्टेंट में ले चुका हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस रट जाओ। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न हो गया।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? फिर न्यूमेरिकल आ गया। हमने तो आपसे कहा है भैया कि न्यूमेरिकल तो 10 नंबर के विद्युत से ही आता है। देखो अब ये न्यूमेरिकल दे दिया, निम्न विद्युत परिपथ में R1 10 ओम, R2 और R3 का वैल्यू है 20 ओम, R3 R5 का R6 का वैल्यू 30 ओम। अभी आपको फिगर देख लो। अब इसमें हमसे पूछा है कि परिपथ को अगर 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा और बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 7 नंबर के लिए प्रश्न है, देख लो। और कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, समांतर क्रम में है तो यहाँ पे भी तुल्य प्रतिरोध निकालो, समांतर क्रम में। तो फिर तीनों को देखोगे तो तीनों श्रेणी क्रम में बन गई होगी। फिर श्रेणी क्रम से तुल्य प्रतिरोध निकाल लो और आपको V का वैल्यू दिया है और R का वैल्यू यहाँ तीनों से मिल जाएगा और I का वैल्यू तुरंत I बराबर, ठीक है, V बराबर I इंटू R। वहां से ओम के नियम से तुरंत आप निकाल दोगे। तो बहुत सिंपल है, 7 नंबर फ्री में ले जाओगे, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, और अगला प्रश्न तो भाई हाईलाइटेड है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं आगे से ही आप लोगों को कहता हूँ कि उसको कहाँ कोई रोकेगा। कि विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नमांकित चित्र की सहायता से कार्यविधि समझाइए। इसको कोई नहीं रोक सकता है ना, तो कोई नहीं रोक सकता है तो आपको याद करना पड़ेगा कि विद्युत मोटर तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, ये भी 7 नंबर के, मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन आप दोनों याद करके एग्जाम में जाना, ठीक है। दोनों क्या है, ये तो याद करोगे, ये तो न्यूमेरिकल है, लगाने का तरीका अगर मालूम रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल देगा तो लगा लोगे, लेकिन ये तो फिक्स है ना विद्युत मोटर वाला। चलो अगला देख लो। अब यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं। पहला है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र तो रट जाना चाहिए ना, इतना क्वेश्चन में आपको करा दिया हूँ कि ऑप्शन सी ही होगा। धावन सोडा का Na2CO3 10H2, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो रटा होना चाहिए आप लोगों को, इतना प्रैक्टिस में करा दिया हूँ आप लोगों को। देखो अगला प्रश्न क्या है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो सिंपल आपको मालूम है कि नीले लिटमस को लाल करता है कौन, अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखो 7 से कम कोई दिख रहा है, ऑप्शन पहला, मतलब 6 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। अब यहाँ कीटोनिक समूह आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कीटोनिक समूह इसमें से कौन सा है चार ऑप्शन में से, तो देखो ऑप्शन दूसरा CH3, और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है CH3, ये जो आप लोगों को कीटोनिक समूह है, मतलब ऑप्शन दूसरा जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से वो विकल्प खत्म, अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या याद करना है आप लोगों को, क्वेश्चन 6, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या उदाहरण से कीजिए। मैंने आपको बताया है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया आना चाहिए, और उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं अगर दोनों साथ में मिक्स हो जाए तो। इसके बाद तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, एक बेकिंग सोडा हुआ, एक धावन सोडा हुआ, ये तीनों टॉपिक आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमने तीनों टॉपिक बता रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है सिर्फ आप लोगों को। अगला प्रश्न देख लो, आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु आकार क्रमशः क्या परिवर्तन था। हमने बताया है आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आता, हमने कहा था कि IUPAC नाम लिखने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम पूछा है, एक वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है, इसमें टेंशन ना लो। एक वीडियो बनाऊंगा कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा 1-2 दिन में, ठीक है। और यहाँ से आप 2-2 नंबर क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद ये तो मैं आप लोगों को कहता ही आया हूँ कि संतुलित करना आना ही चाहिए। ये भी मैं पोर्शन ले लेता हूँ, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे देखो कितना सिंपल सिंपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनना है, इसका सूत्र लिखो, इसको संतुलित कर दो, कितना सिंपल है। दूसरा है कि जिंक और प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक और नाइट्रेट और प्लस सिल्वर बना रहे हैं, लिखो संतुलित कर दो, यहाँ से 2-2 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न आता है कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। कह रहा क्या होता है जब जब एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल अगर को अभिक्रिया सोडियम से करा देंगे तो क्या होगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल को अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या होगा। इसी तरह एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। मतलब आपको रिएक्शन में आपको बता दूंगा कि क्या होता है जब दोनों कोई दो अभिक्रिया आपस में करके क्या उत्पाद बनाते हैं, कैसे उसका समीकरण लिखते हैं, ये पोर्शन बता दूंगा। हालांकि पहले इसको नोट करो और इसको लिखो, ठीक है। अब मैं बता दूंगा आप लोगों को तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे आपके। ये देखो
एथिल एल्कोहल को अम्लीय इतना के साथ गर्म करते हैं। अगर इसके साथ अगर एथिल एल्कोहल को गर्म करेंगे तो क्या होगा? 2 नंबर के लिए। ठीक है। फिर देखो एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या? 2 नंबर के। तो देख रहे हो ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार का टॉपिक। कम से कम 7 नंबर का प्रश्न पूछा है इस प्रकार, क्या होता है जब। अगर वो नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे अथवा करके दिया है कि आपको 7 नंबर मिल सकता है। फिर अगर आप इस पे दोगे तो कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। संकलन अभिक्रिया क्या होती है और संक्षारण क्या होता है? विकृत गंधिता भी पूछ लेता है। ये तीनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से देखो 7 नंबर हो गया कि नहीं आप लोगों को क्लियर, बस यही टॉपिक बताने में। यही टॉपिक आपको रट के जाना है। ठीक है। और यहाँ 7 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही पेपर बनेंगे। ठीक है। देखो केमिस्ट्री भी हमने बता दिया। इधर देखो, हाँ बायोलॉजी, यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। निम्न में से ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। सबको मालूम है भैया, एटीपी। एटीपी को ही हम लोग एनर्जी ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा का घर आ जाता तो हम लोग डीएनए नहीं दिया है ना, डीएनए पर क्लिक करते हैं, लेकिन ऊर्जा की सिक्का हम एटीपी को कहते हैं। ठीक है। अगला देख लो। निम्न में से कौन सा एक जंतु में पाया जाता है? अब इसमें से कौन सा ऐसा है सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है? तो सबको मालूम है कि तंत्रिका तंत्र ही जो है वो क्या पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। चलो इसी के साथ अगला प्रश्न देख लो कितना इजी है। कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो नहीं मालूम है आप लोगों को कि मटर पे किए थे। ठीक है। कितना सिंपल सिंपल टॉपिक है। इसके बाद यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? मतलब पृथ्वी पर आने से पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? कौन सी परत? क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। सबको मालूम है ओजोन परत जो है पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से। तो देखो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद देखो प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां क्या है? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ठीक है। 2 नंबर के लिए प्रश्न आएंगे। और ये दोनों प्रश्न देखो, जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखना है और पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाना है। इंपॉर्टेंट सबसे अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहे हो ना कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम बायोलॉजी के बन रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि पुनरुत्थान मतलब पुनर्जन्म व मुकुलन में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। मेरे कहने से बात मान लो कि पुनरुत्थान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। ठीक है। देखो 4 नंबर के लिए है कि नहीं। इसके बाद है परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। अगर ये नहीं आता है तब आप उत्तर दोगे कि मानव के आहार नाल के एक नमा की चित्र बनाइए। आइए ये भी बता देता हूँ। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मेरे कहने से। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐसे प्रश्न 4 4 नंबर के लिए आएंगे। अब देखो इसके 7 नंबर वाले प्रश्न देख लो। इस बार पेपर ये समाप्त हो जाएगा। उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए विक्राणु की संरचना देखिए। विक्राणु नेफ्रॉन जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चित्र सहित आपको वर्णन करना आना चाहिए नेफ्रॉन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देख लो मेंडल के वंशानुगत नियमों को व्याख्या कीजिए। अगर ये नहीं करते हो तो मेंडल के नियम कर दो, वंशागत नियम। तो मेंडल के नियम तो इंपॉर्टेंट है ही। तो बस 2 3 पेपर आप तैयार कर लोगे ना, जैसे पहला पेपर था, एक पेपर और कराऊंगा उसको तैयार कर लोगे ना, तो पूरा ऐसा ही नंबर मिल जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है। 50 नंबर तो फ्री में ले जाओगे। इससे ही बनेंगे पेपर में। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। देखो पहला हमने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया आपको, 824 BN पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पत्र तो बढ़ेंगे। एक और पेपर है विज्ञान का, उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो है आपका 824B के। ठीक है। पूरा का पूरा देख के जाना है, एक भी मतलब आप लोगों को मिस नहीं करना। पूरा पेपर देखोगे पूरा खुद समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और वही पढ़ के जाओगे अच्छे मार्क लेके आओगे। चलो देख लेते हैं इसको। अभी इसको देखो आराम से। ठीक है। पूरा क्लियर देखना। अब देखो इसके सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो इसमें ट्रिक लगा भी हुआ है। देखते हैं ट्रिक सही लगा है कि गलत लगा है। क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल जो लगा हुआ है ऑप्शन जो भी लगाया होगा बिल्कुल सही। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे ही बनता है। अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा 10 सेंटीमीटर दूरी के दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब ठीक है, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। ये भी सही लगा हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक विचलन तो बैंगनी रंग का ही होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। मतलब बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएगा उसको। ठीक है, अगला देखो क्या है। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब क्या होता है? जनरेटर। अब जनरेटर ये भी सही लगा है, क्योंकि पहले जनरेटर को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देंगे तभी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब ये भी ऑप्शन सही लगा हुआ है। ठीक है, 1 नंबर इसको भी मिल गया। देखो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखो। 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब से तंतु का प्रतिरोध होगा। बिल्कुल सही है, 484 ही ओम तो होगा। ठीक है, बिल्कुल 484 ओम होगा। एक 220 वोल्ट है और 100 वाट के विद्युत बल्ब से। मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, लेकिन आंसर सही है, बिल्कुल सिंपल सूत्र होता है। ठीक है, तुरंत लगा दोगे। चलो, 1-1 नंबर वाले तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। 2 नंबर वाले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कोई 2 उपयोग जैसे दाढ़ी बनाने में करते हैं, मोटर कार में, रेल इंजन में करते हैं, तो 2 उपयोग हो गया, 2 नंबर मिल गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? तो दीर्घ दृष्टि दोष सबको मालूम है क्या है, अब हम आगे भी बताए हैं कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है प्लस, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। ठीक है, इसका निवारण कैसे करते हैं? ठीक है, तो दूर दृष्टि मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग लगाकर। कितना सिंपल सिंपल टॉपिक है, यही टॉपिक तो आते हैं एग्जाम में। देख लो अगला पेपर में, देख लो इस पेपर में, देख लो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की मतलब प्रकाश की किरणों को आरेख में दर्शाइए। तो उत्तल लेंस में कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सर्वाधिक क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हमने कहा ना आप लोगों से कि लेंस और दर्पण की स्थिति, ठीक है, किरण आरेख द्वारा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बोला था ना आप लोगों को। देखो वहीं से प्रश्न बन रहे हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वहीं से प्रश्न आ रहे हैं और वही प्रश्न पढ़ना है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है, अगला प्रश्न यह है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी में संयोजन का प्रवाहित धारा गणना कीजिए। अभी हमने बार बार कहा आप लोगों को, विद्युत से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। अब कितना सिंपल है, पहले समांतर क्रम में जोड़ा है तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। V का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा, V बराबर I इंटू R से। तो देखो कितना सिंपल है, 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। फिर अगला प्रश्न देखो, फिर न्यूमेरिकल दे दिया है, मतलब ये नहीं कर पा रहे हो तो ये कर लो कि 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आर का वैल्यू दिया है और यहाँ ऊष्मा दिया है आपको, एच का वैल्यू। अब पूछ रहा है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मतलब वी का वैल्यू पूछ रहा है। कितना आसान है, बस वैल्यू पुटअप करना है, फार्मूला लगाना है, तुरंत आपको आंसर मालूम चल जाएगा। 4 नंबर। न्यूमेरिकल का मैं एक क्लास ले ले रहा हूँ विद्युत का, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न तुरंत आ गया प्रकाश से। हमने कहा कि प्रकाश से न्यूमेरिकल तो आता ही है। फिर आ गया प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। अगले बार में भी आया था, हमने बताया था 2 नियम होता है, लेकिन इसमें प्रश्न भी पूछ दिया है कि एक अवतल दर्पण से अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु स्थित है, मतलब यू का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब वी का वैल्यू भी दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या आर। तो पहले एफ निकाल लो, एफ निकालोगे तो यह बराबर R/2 होता है, तुरंत आर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगाओगे? यू का वैल्यू मालूम है, वी का वैल्यू मालूम है, एफ का वैल्यू, मतलब दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाओ, एफ निकल जाएगा और एफ से आर निकाल लेना। कितना सिंपल। या तो ये नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न, ये प्रश्न अभी हमने बताया, अगले में भी आया था कि एक पिरामिड से प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण विचरण कोण का जरूर उसमें जिक्र कीजिए। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, अगले पेपर में आया था ना, इस बार भी आ गया। तो यही आते हैं, यही प्रैक्टिस करके जाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला देख लो। और ये वाला तो भैया पूछना ही नहीं, अगले में भी आया था इस बार, मतलब हर बार आता है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। हमने देखा है ना अगले बार में, तो इसको तो भैया स्टार बना ही लेना है, इसको कहाँ छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और उसके साथ ये भी अब जोड़ लो, इस पेपर से ये भी जोड़ लो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, 2 समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझा। अब इसको ऐड कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ऐड करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो इसको कर लो, दोनों याद होने चाहिए। अब यहाँ से खंड ख, यहाँ से स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में पहला देखते हैं कि सही लगा है कि नहीं। प्रोपेनाल है, तो प्रोपेनाल यहाँ पूछ रहा है कि प्रोपेनाल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत लगाया हुआ है उत्तर।
प्रोपेनॉल देखो सही है, सही बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, प्रोपेनॉल के यही होता है C3H7OH, ठीक है बिल्कुल सही है, 1 नंबर मिल गया बंदे को। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, अधातु है, तो सिंपल तो लगाया है भैया, अधातु है तो ठीक है, अधातु भी तो सही लगाया है। ठीक है, एफ जो है अधातु होता है, बाकी सोडियम एल्युमिनियम पोटेशियम सब क्या होते हैं, ठीक है, धातु होते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सही लगाया है, क्योंकि सोडियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। बिल्कुल सही, सही ऑप्शन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 1 नंबर उसको मिल गया। फिर अगला प्रश्न, हमने तो बोला ही था आप लोगों को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, रेडॉक्स अभिक्रिया, कितना बार बोलूं भैया, यही आता है, बार बार आता है, बस प्रैक्टिस तो करो। मेंडल का आवर्त नियम, इस सारणी को 2 विशेषता बताइए, ये तीनों ही टॉपिक लिखवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अब आप पे निर्भर करता है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, क्योंकि हमने अब पूरी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करा रहा है। आप लोगों की मर्जी, आप पढ़ोगे तो लाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं लाओगे, क्या कर सकता हूँ बताइए वो। अब आपको याद थोड़ी कराऊंगा घर पे बैठ के, तो ये तीनों टॉपिक याद होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो 7वां प्रश्न देख लो, 7वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कि कार्बन की देखो सर्वतोमुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार आता है, इस बार भी एग्जाम में आएगा, तो तैयार रखना इसको। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न अगर हो गया, देखो हाँ ये चीज देखो, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए, 2 नंबर के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको बता रहा हूँ ना उतना ही आप याद करो, उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, निस्तापन भर्जन टॉपिक याद होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न 7 है। प्रश्न 8वां देखो, प्रश्न 8वां है, आज तीनों टॉपिक टिप्पणी लिखना है, और 2 2 4 दिन 7 नंबर के लिए आता है। पहला, कि कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या भूमिका होती है। दूसरा, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तीसरा, कि साबुन तथा अपमार्जक की निर्मल प्रक्रिया। ये तीनों ही टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट एक बार लिखा है, और इसको तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, इससे बाहर तो एग्जाम में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तीनों टॉपिक तैयार होना चाहिए आप लोगों को। तो अगर ये नहीं कर पाते हो तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको याद करना है, इस पेपर में ऑप्शन दिया है कि नहीं कर पा रहे तो ये कर लो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। जैसे एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथेनॉल का तो बहुत एग्जाम में आता है, मैंने बहुत बार देखा है एथेनॉल वाला। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न 8वां क्लियर हो गया ना। देखो प्रश्न नंबर यहाँ पे, अब यहाँ से खंड ग स्टार्ट हो गया ना, केमिस्ट्री, अरे बायोलॉजी, देखते हैं इसमें भी नंबर मिलते हैं कि नहीं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, बिल्कुल उत्सर्जन से ही संबंधित है, 1 नंबर ले गया। दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी ही आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण जब भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन पाया जाए, बिल्कुल ईस्ट में, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से भी मिल गया। अगला देखो, पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में तो पराग कण ही होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बहुत करा रखा है। तो चलो यहाँ से 1 नंबर क्लियर हो गए। आगे प्रश्न अब 2 2 नंबर की स्टार्ट होंगे, देखो यहाँ से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए, 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद करना है। इसके बाद वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, और स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षिप्त में समझाइए। देखो एक बार फिर बताता हूँ, ये तीनों टॉपिक रट जाना। ठीक है, स्वपरागण, पर परागण, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, स्वपोषी पोषण क्या है, परपोषी भी पूछता है, तो परपोषी भी देख लिखना। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो है तैयार होना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तैयार कर लेना, 2 2 नंबर के देखो, 2 2 4 2 6 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, यही टॉपिक बनेंगे एग्जाम, इतना याद रखना। देखो अगला प्रश्न है यहाँ से 4 नंबर के लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए। देखो श्वासोच्छ्वास अलग होता है, श्वसन अलग होता है। श्वासोच्छ्वास मतलब ये होता है कि हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। श्वसन का मतलब ये चीज होता है कि जो लोग हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे पेट में जाके ग्लूकोज के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। तो दोनों में अंतर है, याद रखना, हालांकि हमने बहुत सारा हिंट आपको बता दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि पुष्प में निषेचन प्रक्रिया तो आना ही चाहिए, कि पुष्प में निषेचन प्रक्रिया कैसे होता है, और स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाना है।
इम्पोर्टेंट है। तो भाई बनाना सीख लेना, ठीक है, कि पुष्प का चित्र कैसे बनाते हैं, और उसका हम लोग स्त्री केसर का जरूर चित्र बना लीजिएगा, उसमें उसका निषेचन प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है इसका ख 4 नंबर के लिए, दोहरा परिसंचय परिवार नियोजन, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोहरा संचरण क्या होता है और परिवार नियोजन क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और कितने नंबर के हैं मालूम है, 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, 4 नंबर तो यहीं से इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तब आपको आपके पास ऑप्शन बच रहा है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन तो वैसे भी आप लोगों को मालूम है, नहीं भी रहेगा तभी बनाकर लिख दोगे कि संतुलित भोजन पे एक टिप्पणी लिखना है 4 नंबर के लिए, आराम से 2 पेज में लिख के चले आओगे, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो संतुलित भोजन तो जानते भी हो आप लोग किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 11वां के बाद अब लास्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न 12। देखो मेंडल के नियमों, अब देखो अगले बार भी मेंडल आया था, इस बार भी मेंडल आ गया, तो यही तो बात है, यही तो बार बार प्रश्न आते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। 7 नंबर के लिए आ जाएगा, मेंडल के नियमों को उदाहरण से समझाना है। अगर नहीं आता है तब जाके आप लोगों को इस पे जिक्र करना। हमने बताया है, हमने कहा था कि पराग कण आना चाहिए, नेफ्रॉन विक्राणु आना चाहिए, खाद्य श्रृंखला में खाद्य जल, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अगले पेपर में भी आया था, हमने देखा आप लोगों को, आगे भी पेपर जितना भी लोगे ना तो यही सब देखने को मिलेगा, तो क्लियर हो गया होगा। तो देखो वीडियो तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई, हमने तो पूरा पेपर लेकर आया था, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ विज्ञान ही हो पाया, लेकिन कल की वीडियो में हिंदी होगा। इसी तरह 6 दिन में 6 वीडियो आएगी, सब एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आज तो विज्ञान क्लियर हो गया ना आप लोगों को, तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ना पड़ेगा, बस पढ़ो, ये जो पेपर में सोल्यूशन कराया ना इसी को बस याद करके चले जाओ, एग्जाम में पास हो जाओगे, 50 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।